नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जतिन केयर क्लासेस पर। दोस्तों, आज हम जिस विषय से संबंधित चर्चा करेंगे वह है भारत का इतिहास। और दोस्तों, आपको ये पता होगा या अगर पता नहीं है तो मैं यह बताना चाहूँगा कि जो भारतीय इतिहास है, इंडियन हिस्ट्री है, इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन अगर हम केंद्र सरकार से संबंधित कोई प्रतियोगी परीक्षाएं देते हैं या राज्य सरकार से संबंधित कोई प्रतियोगी परीक्षाएं देते हैं, इन सभी परीक्षाओं में भारत के इतिहास से संबंधित कुछ न कुछ प्रश्न रहते हैं। आइए हम शुरू करते हैं भारत का इतिहास। तो दोस्तों, जो ये हमारा इतिहास है, जिसको हम इंडियन हिस्ट्री के नाम से जानते हैं, इतिहास जो हमारा है अध्ययन की दृष्टि से इतिहासकारों द्वारा संपूर्ण भारतीय इतिहास को कुल 3 भागों में बांटा हुआ है। यह 3 भाग हैं। जो पहला इतिहास आता है इसको हम कहते हैं प्राचीन भारत, या इसको हम कहते हैं प्राचीन इतिहास। और दूसरा जो इतिहास है इसको हम कहते हैं मध्यकालीन इतिहास। और जो तीसरा हमारा इतिहास है इसको हम कहते हैं आधुनिक भारत, अर्थात मॉडर्न हिस्ट्री या मॉडर्न इंडिया, आधुनिक इतिहास। तो दोस्तों, ये शुरू करने से पहले मैं यह बताना चाहूँगा, ये जो थ्योरी है ये विभाजित की गई है इतिहासकारों के द्वारा। इतिहासकारों ने इस थ्योरी को अपने अध्ययन की दृष्टि से या लोगों के अध्ययन की दृष्टि से भारत को 3 भागों में बांटा है। अर्थात जो चीज़ हमसे रिसेंटली घटित हुई है, हमारे सामने या कुछ समय पूर्व घटित हुई है, उसको हमने कहा आधुनिक इतिहास। और जो प्राचीन और आधुनिक के मध्य में घटित हुई उसको कहा मध्यकालीन इतिहास, मिडिवल हिस्ट्री। और जो हमसे बहुत पहले है, जो हमसे बहुत पुरानी है, उस इतिहास को कहा हमने प्राचीन भारत। तो दोस्तों, यहाँ जब से हम भारत का इतिहास शुरू मानते हैं, हम पाषाण काल से भारत का इतिहास शुरू मानते हैं, अर्थात पाषाण काल से 712 ईस्वी, पाषाण काल से 712 एडी तक जो समय आता है उसको हम मानते हैं प्राचीन भारत। और यहाँ पर लगभग 712 से 1857 712 AD to 1857 AD, दिस टाइम कम अंडर मिडिवल हिस्ट्री, अर्थात मध्यकालीन भारत। और यहाँ पे 1857 से 1947, ये जो 90 ईयर का टाइम ड्यूरेशन है, इस काल को हम मानते हैं आधुनिक इतिहास, अर्थात आधुनिक भारत। जो हमसे अभी रिसेंटली कुछ समय पूर्व घटित हुआ है उसको हम मानते हैं आधुनिक भारत। और दोस्तों, यहाँ पर जो भारत का सबसे प्राचीन इतिहास माना जाता है वो शुरू होता है यहाँ पे पाषाण काल से। पाषाण काल को 3 भागों में बांटा जाता है। फिर उसके बाद जब पाषाण सभ्यता समाप्त होती है, यहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन आती है, ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया, इंडस वैली सिविलाइजेशन। उसके बाद यहाँ पे जो चीज़ें आती हैं प्राचीन, फिर उसके बाद यहाँ पे वैदिक पीरियड आता है। वैदिक पीरियड अर्थात वेद पुराण उपनिषदों से संबंधित यहाँ पे पीरियड आता है। फिर उसके बाद हमारा इतिहास शुरू होता है प्राचीन काल में, कहाँ? मगध से। तो उसके बाद हमारा इतिहास प्राचीन काल में शुरू होता है मगध से। तो ये तो इसका टाइम ड्यूरेशन है। ये इसका टाइम ड्यूरेशन है दोस्तों। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो भारत में राजाओं महाराजाओं वाला इतिहास चला था वो मगध बिहार से चला था। जैसे अभी वर्तमान में हमारे भारत की राजधानी दिल्ली है, दिल्ली से सारी व्यवस्थाएं हमारे देश में हस्तांतरित होती हैं, सारी व्यवस्थाएं दिल्ली से चलती हैं। तो प्राचीन भारत जो चला था वो पूर्ण रूप से बिहार से चला था, बिहार मगध से चला था। और मध्यकालीन भारत के आने तक, जब हमारे देश में मुस्लिम शासक बहुत ज़्यादा प्रवेश कर चुके थे, तो तब से यहाँ पे जो भी चीज़ें शुरू होती हैं, ये चीज़ें शुरू होती थी दिल्ली में। और फिर आधुनिक इतिहास या आधुनिक भारत भी जो चला था, ये पूरा चला था दिल्ली में। तो इस प्रकार से दोस्तों, भारत का जो प्राचीन राजवंश था, भारत में जो शासन करने वाला प्राचीन राजवंश था, यह मगध में शासन करने वाला
हर्यक वंश था। यह मगध में शासन करने वाला हर्यक वंश था। हर्यक वंश को स्थापित किया था बिंबिसार ने। हर्यक वंश को स्थापित किया था बिंबिसार ने, और बिंबिसार भगवान बुद्ध के समकालीन थे। मगध का पहला राजवंश माना जाता है हर्यक वंश। हर्यक वंश को पितृहंता राजवंश के नाम से जाना जाता है। मैं आगे को बताऊंगा, जैसे जैसे क्लासें आगे को चलेंगी मैं पूरी हिस्ट्री, पूरी डायनेस्टी यहाँ पे आपके सम्मुख आपको रिवाइज करवाऊंगा या पूरी हिस्ट्री यहाँ पे पढ़ाऊंगा। इसके बाद हर्यक वंश के बाद यहाँ पे जो राजवंश था ये था शिशुनाग वंश। ये था शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश की स्थापना शिशुनाग द्वारा की गई थी। शिशुनाग वंश की स्थापना शिशुनाग के द्वारा की गई थी। फिर उसके बाद यहाँ पे नंद वंश के शासक थे, नंद वंश चला था। नंद वंश को स्थापित किया था महापद्मनंद, और घनानंद इस वंश का अंतिम शासक था। घनानंद को हटाकर यहाँ पर फिर भारत में जो राज्य यहाँ पे डायनेस्टी आई थी वो आई थी मौर्य डायनेस्टी। इसको स्थापित किया था चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश को स्थापित किया था चंद्रगुप्त मौर्य। तो दोस्तों इस प्रकार से भारत में शासन करने वाले जो भी यहाँ पे राजवंश थे, इन राजवंशों में सबसे प्राचीन राजवंश था हर्यक वंश, फिर उसके बाद शिशुनाग वंश, फिर उसके बाद नंद वंश, फिर उसके बाद यहाँ पे आया था मौर्य वंश। मौर्य वंश के बाद जो शासक यहाँ पे शासन करने के लिए आए थे वो थे शुंग शासक। शुंग वंश की स्थापना करी थी पुष्यमित्र शुंग द्वारा। शुंग वंश की स्थापना करी थी पुष्यमित्र शुंग द्वारा। पुष्यमित्र शुंग द्वारा यहाँ पर 2 अश्वमेध यज्ञ भी किए थे, और अश्वमेध यज्ञ में जो पुरोहित थे वह थे पतंजलि। फिर यहाँ पे जो राजवंश था उस राजवंश का नाम था कण्व वंश। यहाँ पे जो शासन करने के लिए आया था राजवंश, इसका नाम था कण्व वंश। कण्व वंश की स्थापना करी थी वासुदेव ने। कण्व वंश की स्थापना करी थी वासुदेव ने। फिर यहाँ पे जो लोग शासन करने के लिए आए थे यह थे आंध्र सातवाहन शासक। आंध्र सातवाहन शासक की स्थापना की थी सिमुक द्वारा। यह भारतीय इतिहास में शासन करने वाला ऐसा राजवंश है जो मात्र सत्तात्मक राजवंश था, अर्थात जिन्होंने अपनी माता को साथ में लेते हुए यहाँ पे शासन किया था। तो ये तो भारत में जो शासन करने वाले राजवंश हैं, यह उन राजवंश से संबंधित चर्चाएं हैं। तो सातवाहन वंश के लोगों ने जब यहाँ पे शासन किया था, फिर इसके उपरांत भारत में आक्रमण होने शुरू हो गए थे। इसके उपरांत भारत में विदेशी आक्रमण होने शुरू हो गए थे। यूनानियों के आक्रमण हुए थे, हिंद यूनानियों के आक्रमण हुए थे, उनके बाद शकों के आक्रमण हुए थे, उनके बाद पहलवों के आक्रमण हुए थे, उनके बाद कुषाणों के आक्रमण हुए थे। तो दोस्तों यहाँ जब सातवाहन राजवंश चल रहा था, सातवाहन राजवंश के उपरांत भारत में जिन शासकों के आक्रमण हुए थे वह थे हिंद यूनानी शासक। हिंद यूनानी शासकों ने भारत में सबसे पहले स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी। हिंद यूनानी शासकों के बाद यहाँ पे शक शासक थे जिनके नाम से हमारा शक संवत चला था। 22 मार्च 1957 को शक संवत को भारत सरकार द्वारा हमारा राष्ट्रीय कैलेंडर घोषित किया था। शक संवत भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर है, और शक संवत का जो पहला माह है यह पहला माह है चैत्र, और अंतिम माह यहाँ पे आता है फाल्गुन। हिंद यूनानी शक। फिर उसके बाद यहाँ पे जो शासन करने आए थे वह थे पहलव। फिर उसके बाद जो शासन करने के लिए लोग आए थे उनका नाम था कुषाण। तो यहाँ पे हिंद यूनानियों ने सबसे पहले भारत में आक्रमण किया था, फिर उसके बाद शक लोगों ने किया था, फिर पहलव आए थे, फिर यहाँ पे कुषाण लोगों ने शासन किया था। और जब यहाँ पे कुषाण लोग शासन कर रहे थे तो कुषाणों ने लंबे समय तक यहाँ पे शासन किया। फिर कुषाणों के बाद हमारे देश में जो लोग शासन करने के लिए आए थे यह लोग थे गुप्त। यह लोग थे कौन? मैं प्राचीन भारत की बात कर रहा हूं। प्राचीन भारत में फिर यहाँ पे जो लोग शासन करने के लिए आए थे प्राचीन भारत में, इनका नाम था गुप्त। गुप्त डायनेस्टी को श्री गुप्त ने स्थापित किया था 240 एडी में। यह लगभग 550 एडी तक इन्होंने भारत में शासन किया था गुप्त डायनेस्टी ने। गुप्त डायनेस्टी को प्राचीन भारत का स्वर्णकाल, गुप्त लोगों को यहाँ पे गुप्त लोगों को प्राचीन भारत का स्वर्णकाल कहा जाता है, क्योंकि गुप्तों की शासन व्यवस्थाएं काफ़ी अच्छी हुआ करती थी। तो इस तरीके से यहाँ पे 550 ईस्वी तक गुप्त लोगों ने शासन किया था। तो दोस्तों फिर यहाँ पे हमारे उत्तर भारत का एक राजवंश शासन कर रहा था जिसका नाम था पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश। पुष्यभूति वंश या
वर्धन वंश। वर्धन वंश, पुष्यभूति ने इस वंश को स्थापित किया था। इस वंश के चौथे जो शासक थे इनका नाम था ग्रहवर्मन, सॉरी इनका नाम, पुष्यभूति वंश के जो शासक थे इनका नाम था ग्रहवर्मन, इनका नाम था प्रभाकर वर्धन, सॉरी इनका नाम था प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन के दो पुत्र थे, एक का नाम था राज्यवर्धन, एक का नाम था हर्षवर्धन, और इनकी पुत्री थी जिनका नाम था यहाँ पे राज्यश्री। तो इस प्रकार से यहाँ पे यह राजवंश लगभग 606 से 647 तक हर्षवर्धन के शासन करने के प्रमाण मिलते हैं। जब हर्षवर्धन की मृत्यु हो गई थी तो यह राजवंश, इस राजवंश के लिए यहाँ पे त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। त्रिपक्षीय संघर्ष के उपरांत यहाँ पे प्राचीन भारत लगभग समाप्ति की ओर आ जाता है। फिर प्राचीन भारत में यहाँ पे सारी व्यवस्थाएं जो थी वह उथल फुथल थी। भारत का अपना कोई राजवंश था नहीं, स्थानीय राजवंश जरूर थे हमारे देश में। इसी स्थिति का फायदा उठाया था यहाँ पे मध्यकालीन भारत में। यहाँ पे मध्यकालीन भारत में, मध्यकालीन भारत यहाँ जो शुरू होता है ये 712 से 1857 ईस्वी तक, 712 एडी से 1857 एडी तक मध्यकालीन भारत यहाँ पे शुरू होता है। मध्यकालीन भारत यहाँ पे 712 में भारत में पहला मुस्लिम आक्रमण हुआ था यहाँ पे सिंध पर मोहम्मद बिन कासिम का। इन्होंने सिंध पर आक्रमण किया था। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमारे भारत पर विदेशी आक्रमणकारियों की या मुस्लिम आक्रमणकारियों की नजरें पड़ी थी। तो इस प्रकार से कभी हमारे देश में मोहम्मद गजनवी ने आक्रमण किया था, मोहम्मद गजनवी ने हमारे देश में 17 बार आक्रमण किया था। तो इस प्रकार से फिर मोहम्मद गौरी ने भी भारत में यहाँ पे आक्रमण किया था। मोहम्मद गौरी गौर प्रदेश अफगानिस्तान का था। तो इस प्रकार से यहाँ पे फिर मोहम्मद गौरी की जब मृत्यु होती है, मोहम्मद गौरी के 3 अपने गुलाम होते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक, एल्दौज और कुवाचा। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत में अपनी सत्ता सौंपकर मोहम्मद गौरी अपने देश यहाँ पे वापस चला जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे हम शुरू करते हैं मध्यकालीन भारत, या इसको हम कह सकते हैं मध्यकालीन इतिहास। मध्यकालीन भारत। तो दोस्तों यहाँ पे जब मोहम्मद गौरी का भारत पर अपना शासन स्थापित हो चुका था, तो मोहम्मद गौरी अपने देश, अपने प्रदेश चले गया था। तो उसने भारत में अपनी सत्ता का यहाँ पर जिसको प्रमुख नियुक्त किया था वह था कुतुबुद्दीन ऐबक। वह था कुतुबुद्दीन ऐबक। मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद यहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत या मध्यकालीन भारत, इसको हम कहते हैं दिल्ली सल्तनत, इसको हम कहते हैं दिल्ली सल्तनत, अर्थात ऐसे लोग जिन्होंने दिल्ली में शासन किया था, इसको कहा जाता है दिल्ली सल्तनत। और दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत शासन करने वाला पहला वंश था जिसको हम कहते हैं गुलाम वंश, स्लेव डायनेस्टी। गुलाम वंश की स्थापना मोहम्मद गौरी ने की थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। यह मोहम्मद गौरी का गुलाम था, इसलिए इस राजवंश को गुलाम वंश कहा जाता है। गुलाम वंश यहाँ पे चला था लगभग 1206 से 1290 तक, 1206 से 1290 तक। इसको हम विस्तृत रूप से आगे को पढ़ेंगे। तो यहाँ पे फिर बाद में यहाँ पे जो लोग शासन करने के लिए आए थे, इनका वंश था खिलजी वंश। खिलजी वंश यहाँ पे चला था 1290 से 1320 तक, 1290 से 1320 तक। फिर इसके बाद यहाँ पे जो लोग शासन करने के लिए आए थे वह थे तुगलक। तुगलक वंश के लोग शासन करने के लिए आए थे 1320 से 1320 टू 1414, 1320 से 1414 तक तुगलक वंश की स्थापना हुई थी। और फिर यहाँ पे सैयद वंश की स्थापना हुई थी। सैयद वंश की स्थापना खिज़्र खान ने की थी। रैयत आला की उपाधि इन्होंने धारण करी थी। ये राजवंश चला था इनका 1414 से 1451 तक, 1414 से 1451 तक। फिर यहाँ पे लोदी लोग आए थे। लोदी अफगान शासक थे। भारतीय इतिहास में केवल 2 अफगान राजवंशों ने यहाँ पे शासन किया है, एक लोदी थे और दूसरे थे यहाँ पे शेरशाह सूरी। तो इनका राजवंश चला था यहाँ पे 1451 से 1526 तक, 1451 से 1526 तक। इब्राहिम लोदी यहाँ पे अंतिम शासक थे। इब्राहिम लोदी को बाबर ने फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत विच वॉज हेल्ड 21 अप्रैल 1526 के दौरान इब्राहिम लोदी को बाबर द्वारा युद्ध भूमि में पराजित किया था।
और इस प्रकार से यहाँ पे बाबर ने भारत में मुगल वंश की नींव रखी थी। तो दोस्तों इस पूरे को हम कहते हैं सल्तनत काल या दिल्ली सल्तनत। और ये पहला गुलाम वंश था, फिर खिलजी वंश था, फिर तुगलक वंश था, फिर सैयद वंश था, फिर लोधी वंश था। इसमें पूछता है कि दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत शासन करने वाला सबसे बड़ा राजवंश कौन सा था? तुगलक वंश 1320 से 1414 तक, सबसे छोटा खिलजी वंश 1290 से 1320 तक। तो दोस्तों फिर इस प्रकार से यहाँ मध्यकालीन भारत में ही क्या था? मध्यकालीन भारत में ही हमारे यहाँ बाबर का भारत में आक्रमण हो चुका था। बाबर ने यहाँ पे भारत में मुगल वंश, मुगल डायनेस्टी की स्थापना करी थी। तो हालांकि बाबर ने ज़्यादा लंबे समय तक यहाँ पे शासन नहीं किया था, बाबर ने ज़्यादा लंबे समय तक यहाँ पे शासन नहीं किया था। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो मुगल वंश था यह चला था। मुगल वंश, मुगल डायनेस्टी जो थी दोस्तों यहाँ पे ये थी 1526 से 1857 तक, 1526 से 1857 तक। हालांकि मुगलों को भी हम यहाँ पे दो भागों में बांटते हैं। एक तो आते हैं यहाँ पे प्रारंभिक मुगल, पहले के मुगल जो है यहाँ पे 1526 से 1707 तक, बाबर से औरंगजेब की मृत्यु होने तक। और दूसरे जो मुगल हैं इनको हम मानते हैं उत्तरोत्तर मुगल, अर्थात बाद के मुगल जब यहाँ पे बहादुर शाह प्रथम से लेके बहादुर शाह द्वितीय 1862 में बहादुर शाह द्वितीय की रंगून में मृत्यु हो गई थी। तो इस प्रकार से मुगल वंश यहाँ पे समाप्त हो गया था। तो यहाँ पे हम शुरू करते हैं भारत में पहले प्रारंभिक मुगल, मोटा मोटा यहाँ पे शुरू करते हैं प्रारंभिक मुगल। फिर मैं जब आगे को क्लासें चलाऊंगा किसी दिन हम इसमें विस्तृत पूर्वक इन क्लासों को विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। तो पहले यहाँ पे थे बाबर ने मुगल वंश की स्थापना करी थी 1526 से 1530। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत विच वॉज हेल्ड 1526। भारतीय इतिहास में पानीपत के कुल 3 युद्ध हुए थे, 1526, 1556, 1761 में 3 युद्ध हुए थे। बाबर यहाँ मर गया था। बाबर का पुत्र रहा था यहाँ पे शासन बन के हुमायूं ने यहाँ पे शासन किया था 1530 से 1540। फिर हुमायूं की एंट्री हुई थी यहाँ पे 1555 में, क्योंकि यहाँ पे शेरशाह सूरी ने 1540 से 55 तक यहाँ पे हुमायूं को भारत से अपदस्थ कर दिया था। फिर यहाँ पे हुमायूं का पुत्र अकबर गद्दी पर बैठा था। अकबर गद्दी पर बैठे थे। इन्होंने 1555 से 1604 तक भारत में शासन किया था। अकबर मुगल काल भारतीय इतिहास में विश्व के इतिहास में कुल 4 राजा हैं जिनके आगे द ग्रेट शब्द का प्रयोग किया जाता है। इनमें से सबसे पहले हैं सिकंदर दी ग्रेट, अलेक्जेंडर दी ग्रेट बोलते हैं हम जिनको, सिकंदर महान। और दूसरे राजा यहाँ पर हैं भारत में अशोका दी ग्रेट। तीसरे राजा हैं ब्रिटेन के जिनको बोलते हैं पीटर दी ग्रेट। और चौथे राजा यहाँ पे हैं अकबर दी ग्रेट। इन शासकों के कार्यों के आधार पर इन सभी राजाओं को इतिहास में महान कहा जाता है। अकबर यहाँ पे महान शासक थे। अकबर ने काफ़ी अच्छी व्यवस्थाएं यहाँ पर बनाई थी। फिर अकबर की जब मृत्यु हुई थी तो इनके पुत्र गद्दी पर बैठे थे जिनका नाम था जहांगीर, और जहांगीर के बचपन का नाम था सलीम। और 1604 से 1627 में जहांगीर की मृत्यु हुई थी। इनकी मृत्यु शाहदरा लाहौर में हुई थी और लाहौर शाहदरा में ही इनका मकबरा है जहांगीर का। जहांगीर के बाद यहाँ पे जो राजा बन के आते हैं इनका नाम होता है शाहजहां। शाहजहां को तो हम सभी लोग जानते हैं, इन्होंने ताजमहल बनाया था। 1627 से 1657 तक यहाँ पे शाहजहां गद्दी पर बैठे थे। शाहजहां के अंतिम समय में भी इनके पुत्रों के मध्य शाहजहां के 4 पुत्र थे, दारा, शुजा, मुराद और औरंगजेब। जो शाहजहां के सबसे बड़े पुत्र थे जिनका नाम था दारा शिकोह। दारा शिकोह मुगल काल का सबसे विद्वान व्यक्ति था। तो शाहजहां ने यहाँ पे 1657 में अपने बड़े पुत्र दारा शिकोह को शाह बुलंद इकबाल, द लॉफ्टी किंग बोला जाता है इसको, शाह बुलंद इकबाल की उपाधि दी थी और यहाँ पे अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था।
फिर इनके पुत्रों के मध्य 3 युद्ध हुए थे। यहाँ पे देवराय का युद्ध हुआ था, धर्मद का युद्ध हुआ था, सामूगढ़ का युद्ध हुआ था, जिसके तहत यहाँ पे औरंगजेब का राज्याभिषेक औरंगजेब जीते थे। औरंगजेब यहाँ पे राजा बनते हैं। औरंगजेब का शासनकाल था यहाँ 1657 से 1707 1707 तक। तो ये तो थे भारत में जो मुगल वंश जो शुरू किया था बाबर ने, और औरंगजेब तक ही यह राजवंश रहा था। इन सभी में सबसे बड़ा लंबा शासनकाल था औरंगजेब का, सबसे लंबा शासनकाल था औरंगजेब का, और सबसे छोटा शासनकाल था बाबर का। हालांकि बाबर सबसे शक्तिशाली था, लेकिन बाबर की यहाँ पे सडन डेथ हुई थी। एक इतिहासकार है जिनका नाम है इलियट, इलियट कहते हैं कि अगर बाबर का पालन पोषण ब्रिटेन में हुआ होता तो बाबर श्योरली हेनरी चतुर्थ होते। तो बाबर बहुत शक्तिशाली राजा थे, सडन इनकी डेथ होने के कारण इनका राजवंश इनका शासनकाल बहुत छोटा सा रहा था। तो ये तो थे दोस्तों प्रारंभिक मुगल। अब हम यहाँ पे शुरू करते हैं उत्तरोत्तर मुगल, अर्थात बाद के मुगल जो औरंगजेब की मृत्यु के बाद थे। इन्होंने कुछ भी अच्छा शासन नहीं किया था यहाँ पे। ये एक के बाद एक मुगल यहाँ पे लगातार यहाँ पे धराशायी होते रहे। हालांकि इन मुगलों की अपनी कोई भी व्यवस्थाएं यहाँ पर ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे औरंगजेब के बाद जो राजा बने थे इनका नाम था बहादुर शाह प्रथम को यहाँ पर शाहे बेखबर अर्थात किसी के साथ इन्हें कोई मतलब नहीं रहता था, तब इनको कहा जाता था शाहे बेखबर। बहादुर शाह के बाद जो शासक बन के आए थे यह थे जहांदार शाह। फिर जो शासक बन के आए थे यह आए थे, यहाँ पर जो शासन बन के आए थे यह आए थे फर्रुख शियर। 1717 का इनका सुनहरा फरमान था। घृणित इन्हें फर्रुख शियर को घृणित कायर के नाम से जाना जाता है। फिर इनके बाद आए थे रफ़ी उद दर्जात। इनके बाद यहाँ पर शासन करने के लिए आए थे रफ़ी उद दर्जात। फिर उनके बाद यहाँ पर शासन करने के लिए आए थे रफ़ी उद दौला। फिर इनके बाद यहाँ पर शासन करने के लिए आए थे रफ़ी उद दौला। यहाँ शासन करने के लिए आए थे रफ़ी उद दौला। फिर इनके बाद शासन करने के लिए आए थे मोहम्मद शाह। इन्हें ये काफ़ी रंगीन प्रवृत्ति के थे। इन्हें भारतीय इतिहास में रंगीला के नाम से जाना जाता है, मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह के बाद जो शासन करने के लिए आए थे यह आए थे अहमद शाह। मोहम्मद शाह के बाद आए थे अहमद शाह के बाद आए थे आलमगीर द्वितीय। अहमद शाह के बाद आए थे आलमगीर द्वितीय के बाद आए थे शाह आलम द्वितीय। ऐसे व्यक्ति थे, यह अंग्रेजों के पेंशनर बनने वाले पहले व्यक्ति थे, शाह आलम द्वितीय। फिर इसके बाद यहाँ पे जो राजा बन के आते हैं ये अकबर द्वितीय आते हैं। अकबर के बाद जो शासन करने के लिए आए थे यह आए थे बहादुर शाह द्वितीय, जिन्हें भारतीय इतिहास में जफर कहा जाता है। बहादुर शाह जफर इसलिए कहा जाता है इन्हें क्योंकि इन्हें शायरी करने में बहुत ज़्यादा शौक था। फिर जब 1857 की क्रांति में भारतीयों की पराजय हुई थी, तो भारतीयों की जब यहाँ पे पराजय हुई थी तो इनको बहादुर शाह जफर को रंगून भेज दिया था। 1862 में इनका वहीं पर देहांत तो हो गया था। ये तो थे उत्तरोत्तर मुगल, बाद के मुगल जो ज़्यादा शक्तिशाली नहीं थे, क्योंकि यहाँ पे 31 दिसंबर 1600 को अंग्रेज ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित करते हुए भारत की ओर बढ़ रहे थे। 1857 के मूवमेंट से लेके जो आगे का शासनकाल हम मानते हैं उस शासनकाल को हम कहते हैं आधुनिक भारत। आधुनिक भारत में जो भी संघर्ष यहाँ पे हुआ था, आधुनिक भारत में पूर्ण रूप से यह संघर्ष भारत की आज़ादी के लिए हुआ था, और यह संघर्ष था अंग्रेजों के खिलाफ। आधुनिक भारत या आधुनिक इतिहास कहते हैं इसको हम। यह शुरू होता है 1857 से 1947 तक, 1947 तक, 90 साल का यह टाइम ड्यूरेशन। इसमें पूर्ण रूप से भारतीयों का
जो संघर्ष था यह अंग्रेजों के खिलाफ था। भारतीयों का जो भी संघर्ष था यह अंग्रेजों के खिलाफ था। और इसमें आधुनिक भारत से संबंधित जो भी मूवमेंट होते हैं यहाँ पे, चाहे 1857 की क्रांति रही थी, 1859 का यहाँ पे नील विद्रोह था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना थी, फिर महात्मा गांधी जी का भारत में आगमन था, महात्मा गांधी जी के जितने भी आंदोलन थे, अंग्रेजों की जो भी यहाँ पे क्रियाएं हुआ करती थी, भारतीयों ने उनका किस तरीके से डटकर सामना किया। तो एटलीस्ट यहाँ हमारी आज़ादी तक इसको पूरा कार्यकाल आता है ये आधुनिक भारत के अंतर्गत। तो दोस्तों यह तो था भारतीय इतिहास से संबंधित एक मोटा मोटा फ्लैशबैक। और अब हम यहाँ पे नेक्स्ट मैं हिस्ट्री की क्लास चलाऊंगा, और इन चीज़ों से रिलेटेड आपको अगर जो मैंने आज का टॉपिक बताया था भारतीय इतिहास के बारे में मोटा मोटा, अगर इनसे संबंधित आपको कोई प्रकार से कोई दिक्कतें होती हैं तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए। हम कोशिश करेंगे कि हम आपकी समस्या का समाधान करें। अगर आपको यह टॉपिक पसंद आता है तो इसको अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।